और अब खबरें तफसील से। कल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के रियासती लीडरों का एक इजलास मुनक्किद होने वाला है। कल दोपहर 2 बजे से तेलंगाना भवन में इजलास का आगाज होगा। वज़ीर आला KCR इजलास की सदारत करेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इजलास के दौरान हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात पर भी तबादले ख्याल होगा। वाज़ेह है कि इंतखाबात को नज़र में रखते हुए रियासती हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम को शुरू करने का ऐलान किया है। दलित बंधु स्कीम को हुजूराबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने का मंसूबा बनाया गया है। तो ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात से ऐन कबल TRS का ये जो अहम इजलास है, चूंकि इसमें खुद KCR भी मौजूद रहेंगे। इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक तरफ तो ये समझा जाए कि बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ TRS हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के मैदान में जाना चाहती है। हमारे साथ हुजूराबाद इंतखाबात और दलित बंधु स्कीम जैसे मौजू पर बात करने के लिए TRS लीडर B श्रीनिवास मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। B श्रीनिवास साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि TRS पर बहुत ज्यादा दबाव है हुजूराबाद ज़िमनी यानी बाई इलेक्शन को लेकर। क्या वाकई इसके पहले के बाई इलेक्शन से आप थोड़ा खौफजदा हैं? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अभी सुने आ रहे। जी, मेरा सवाल ये है कि कल जो एक मीटिंग होने वाली उसका मकसद क्या है? क्या हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात जो बाई इलेक्शन होने हैं, क्या उसको लेकर TRS बहुत ज्यादा दबाव में है? अपोजिशन ये कह रही है कि TRS पर बहुत ज्यादा दबाव है। ऐसा लगता है कि एटला राजेंद्र से बहुत ज्यादा सख्त मुकाबले का जो चैलेंज वो एक बना हुआ है। पहले वीक्षकों को, आपको सबकी नमस्कार है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आज जो स्कीम लेके आ रहे तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना सरकार में, जो सिर्फ हुजूराबाद के लिए नहीं है, या नहीं तो ये नागार्जुना सागर के लिए, नहीं तो दुब्बा के लिए, जिधर जिधर चुनाव आ रहे उधर वो सिर्फ वो नियोजक वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपन कोई भी स्कीम नहीं लेके आ रहे। पहले ये समझने का है। फिर भी और ये जो अपोजिशन वाले आज कह रहे ये हुजूराबाद के लिए लेके आ रहे बोल के उन लोग वो कह रहे हैं ना। अपना मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये, हाँ बराबर चुनाव में जीतने के लिए चुनाव आ रहे बोल के हम ये स्कीम जो आप बोल रहे बराबर लेके आते। ये पार्टी जो चुनाव में जीतने के लिए आप जो समझ रहे अपने के लिए अपने, हम कुछ भी नहीं समझते, आप जो कुछ भी समझो, बराबर जो स्कीम लेके आने का है लेके आते। अभी इलेक्शन नोटिफिकेशन भी नहीं आया। आप ये जो मुख्यमंत्री का एक वो है ना, वो अडॉप्ट किया वासालमर्री, वो विलेज में भी 75 लोगों को ये दलित बंधु दिया, तो वहां से शुरू हो गई। अभी ये हुजूराबाद में हम दे रहे, ये हुजूराबाद के लिए भी नहीं, सारे तेलंगाना राज्य में देने के लिए कम से कम 18 लाख लोगों के लिए देने के लिए सरकार सोच रहे है। इसके लिए 1,70 करोड़ 1,70 करोड़ के लिए 5 साल में, साल की 40 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से देने के लिए तेलंगाना सरकार तैयार है। ऐसा इसी को तो लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस ज़िमनी इंतखाबात से ठीक पहले ही इस स्कीम को लाना, दलित और समाज के दूसरे तबकों को याद करना, दलित बंधु नाम से स्कीम लाना, उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना। ये पायलट प्रोजेक्ट थोड़े बाद भी शुरू हो सकते थे या थोड़ा और पहले शुरू हो सकते थे। आपकी हुकूमत तो बहुत पहले से है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि समय यानी टाइम ऐसा चुना गया है कि ऐसा लगता है कि TRS बहुत ज्यादा प्रेशर में है कि कहीं वो बाई इलेक्शन हार ना जाए, इसलिए कुछ ना कुछ करो। ये अपोजिशन का कहना है। मैं अपोजिशन को मैं एक सवाल पूछना चाहते, या नागार्जुना सागर में कौन जीते, म्युनिसिपल्स में कौन जीते, MLC में कौन जीते? सिर्फ एक दुब्बा का में हम हार गए 1500 से। आज
हुजूराबाद तो हम ही जीतते। फिर भी मैं एक सवाल पूछते, हुजूराबाद हार गए तो क्या कुछ तेलंगाना की टीआरएस की सरकार गिर जाते क्या? वो कई को सोच रहे वो, ये जो अपोजिशन लोग का सोचाई बदलने का है, हम तो वैसा नहीं सोच रहे। बराबर हम जीतते, 20 साल से हम वहां जीत रहे, आज जीतने के लिए कुछ नया नहीं वहां। हुजूराबाद में आज तक जो जीता है टीआरएस का कैंडिडेट जीता है, फिर भी वही टीआरएस जीतता वहां। लेकिन वही एटला राजेंद्र कहते हैं कि वहां टीआरएस नहीं जीतती थी, वहां एटला राजेंद्र के नाम पर वोट मिलते थे। हाँ, इटला राजेंद्र के नाम पे वोट मिल रहे ना। अगर इटला राजेंद्र के नाम पे वोट मिले तो सारे तेलंगाना राज्यों में किसके नाम पे वोट मिल रहे? 118 में 70 तक किसके नाम पे वोट जीते, किसके नाम पे हम चुनाव लड़े, किसके नाम पे जीते हम? ये बात आप बोलिए ना। चलो अपोजिशन के बात तो छोड़ दीजिए, हम आपसे पूछ रहा हूं, लोग तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि टीआरएस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि एटला राजेंद्र उस इलाके में काफी फेमस है, मकबूल है, आवाम में उनका चर्चा है, और एक बड़ी पार्टी जो मरकज में है उस पर उसका उन्होंने दामन थाम लिया है, और इससे पहले भी एक ज़िमनी इंतखाब है जिसमें सीधे आवाम को वोट देना होता है, उस पर बीजेपी आपको हरा चुकी है। इसलिए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि एटला राजेंद्र का बीजेपी के सीट पर चुनाव लड़ना टीआरएस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है या नहीं है? ये तो चैलेंज नहीं होता, चुनाव लड़ना तो नया नहीं। आज ईटल राजेंद्र गया, कल भी और एक गया। ये नागार्जुना सागर का जाना रेड्डी से बड़ा है क्या ईटल राजेंद्र साहब ने? ईटल राजेंद्र साहब बड़ा कैसे हुए, कहां से बड़े बड़े हो गए? उन्हें हमारे तरफ से हो गए ना, हम ही बड़ा करे ना ईटल राजेंद्र साहब को। जाना रेड्डी साहब को भी हराया ना हम नागार्जुना सागर में, एमएलसी में सबको हरा दिया ना। एमएलसी में सब बोले, ग्रेजुएट्स में पूरा अगेंस्ट है टीआरएस के लिए, टीआरएस नहीं जीतते, टीआरएस को कैंडिडेट नहीं है बोल के बोले। फिर क्या हुआ आप देखते आगे दिन, 1-2 महीने ठहरिए, इलेक्शन नोटिफिकेशन आने दीजिए और रिजल्ट भी आने दीजिए, यही न्यूज 18 पे हम फिर चर्चा करेंगे। बराबर टीआरएस ही जीतते, टीआरएस के जो पिंक फ्लैग है ना, फिर वही हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 उर्दू से बात करने के लिए। और आपकी पार्टी की जो मेहनत है, जैसा आप दावा कर रहे हैं, शायद आप जीत भी जाएं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो भी दावा कर रही है कि टीआरएस बहुत टेंशन में है। देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, खबरें और अहम है। हिंदुस्तान की माशी इक्तिसादी तरक्की बांग्लादेश से कम है। तेलंगाना की माशी इक्तिसादी तरक्की मुल्क की माशी इक्तिसादी तरक्की के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। यह तेलंगाना के वजीर फिनांस हरीश राव ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही है। हरीश राव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत तरक्की के जो दावे कर रही है वो सब के सब झूठे हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान माशी तरक्की के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे है। గ్రోత్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మన రాష్ట్రం యొక్క గ్రోత్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ డబుల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన గ్రోత్ను మనం నమోదు చేయడమే కాకుండా దేశం యొక్క జీడిపి పెరగడంలో కూడా తెలంగాణ ఈరోజు దోహదపడతా ఉంది. వీఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద నేషన్స్ గ్రోత్. మనము 3rd హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద సౌత్ ఇండియా. దక్షిణ భారతదేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం. మొత్తం భారతదేశంలో చూస్తే 3వ స్థానంలో ఈరోజు జిఎస్టిపి గత 6 సంవత్సరాల యావరేజ్ గ్రోత్లో చూసినప్పుడు 3వ స్థానంలో ఉన్నాం. సో ఇది ఈరోజు కేంద్రం మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం 58.4%తో ఉంటే మనం 93.8%తో ఉన్నాం. అంటే ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ పనితీరు కంటే మెరుగ్గా ఉందనడానికి ఇది మన ముందున్నటువంటి ఒక పారామీటర్. ఉంటే కేంద్ర మంత్రి గారు కిషన్ రెడ్డి గారు ఈ మధ్య ఆశీర్వాద యాత్రతో మన రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తూ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరగడం లేదనో, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటుపడిపోయిందనో, రకరకాలుగా ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి కేంద్ర మంత్రి గారు రాష్ట్రంలో పర్యటించేటప్పుడు వారు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు కావచ్చు, రాష్ట్రంలో పిసిసి అధ్యక్షులు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు కానీ, అంటే మరి వారు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఏదైతే ఉందో అది అవగాహన రహిత్యంతోనైనా మాట్లాడాలి,
లేదు ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజకీయ లబ్ధి కోసం అవాస్తవాలను ప్రజలకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నమైంది. दोनों तेलुगु रियासतों में सनसनी मचाने वाले नोट बराए वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी और रुकन असेंबली एस वेंकट वरैया इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। मौजूदा रुकन असेंबली एस वेंकट वरैया ने इस केस से इसका नाम हदफ करने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल किया, जबकि रेवंत रेड्डी इस केस में एसीबी की मुखालफत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच पर सुनवाई हुई। फरीकैन के बयान सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा काबू में है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 231 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल रियासत भर में 46,900 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 231 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। वहीं कल कोरोना से मुतासरा 2 मरीजों की मौत हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 66 नए केसेस सामने आए हैं। करीमनगर में 22 केसेस दर्ज किए गए। वकाराबाद, नागर कर्नूल, मेदक, कामारेड्डी जिले में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। हैदराबाद तक पूर्णा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का कोहिर स्टॉप बहाल हो गया है। कोहिर के नुमाइंदा एमपीटीसी अब्दुल हनान जावेद की काविशों से हैदराबाद तक पूर्णा पैसेंजर ट्रेन का स्टॉप बहाल हो गया। रुकन पार्लियामेंट पीबी पाटिल व दीगर की काविशों से कोहिर में ट्रेन का स्टॉप बहाल हुआ है। नुमाइंदा एमपीटीसी अब्दुल हनान ने ट्रेन का स्टॉप बहाल करने के लिए मरकज और साउथ सेंट्रल रेलवे से नुमाइंदगी लगातार वो करते रहे और रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल का शुक्रिया अदा किया और उन्हें तहनीत पेश की। कोहिर का स्टॉप बहाल होने से ताजिरों और मकामी अवाम को पेश आने वाली दुश्वारियां भी अब खत्म हो गई हैं। अब्दुल हनान जावेद ने कोहिर में रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खोलने के लिए भी नुमाइंदगी करने की रुकन पार्लियामेंट से अपील की है। कोहिर में स्टेशन स्टार्ट होने के जब से हैदराबाद पूर्णा एक पैसेंजर ट्रेन चलता था, जो लॉकडाउन में तमाम पैसेंजर ट्रेन बंद हो गए थे। उसके बाद जब ट्रेन दोबारा आगाज़ हुआ तो उसमें कोहिर का स्टाफ ख़त्म कर दिया गया था। जैसा ही मुझे वहाँ के चंद मुकामी लोगों ने बोले कि स्टाफ बंद हो गया, जिससे मुकामी लोगों को खासकर बीदर हैदराबाद जाने के लिए एक अहम सहूलत थी, वो ज़रूरी डायरेक्ट रास्ता था और व्यापारियों के लिए, ट्रेन में कारोबार करने वालों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जैसा मैं मालूम होती, मैं कोहिर में हमारे सीनियर लीडर से कलीम भाई, वहीद भाई, उनसे बात करके इमीडिएट एमपी साहब को उसका रिप्रेजेंटेशन दिया। शेख फरीद साहब भी थे डीआरसीयू मेंबर, तो साहब बोले कि मैं मीडिएट कर दूंगा। बोले 20 दिन के अंदर ट्रेन का आज चालू हो गई। सुबह में आज पहला दिन था, ट्रेन स्टार्ट हो गई। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एमपी साहब का, शेख फरीद साहब का और हमारे एमएलए साहब, एमएलसी साहब का, तमाम तेलंगाना हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी तरफ से। और मेरी और एक रिक्वेस्ट है एमपी साहब से, कोहिर में ऑनलाइन टिकट का काउंटर नहीं है, वहाँ पे वो चालू होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को एक दिन पहले प्राइवेट इंटरनेट सेंटर पे जाके टिकट बुक करना पड़ा। हैदराबाद से पूर्णा और पूर्णा से हैदराबाद जो पैसेंजर ट्रेन चलती थी, वो ट्रेन का पहले हमारे कोहिर पे स्टाफ था, वो सबके सहूलत के लिए अच्छा था। मगर कोविड के टाइम पे किसी रीज़न के वजह से वो स्टॉप कैंसिल करने के वहाँ नॉन स्टॉप हो जाने की वजह से कोहिर के सभी लोगों को असुविधा हो रही थी। इसलिए वहाँ के एमपीटीसी साहब ने हमारी तरफ बार बार रिप्रेजेंटेशन करके हमारे सभी लोगों ने मेरे को, हमारे फरीद साहब को बताए थे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जनरल मैनेजर के साथ साथ ही दिल्ली के ऑफिसरों को भी इसके बारे में एक रिक्वेस्ट लगाए थे कि ये स्टाफ हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारे कोहिर के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने वो स्टाफ के लिए मंजूरी दे के फिर से वहाँ पर वो ट्रेन रुकाने के लिए ऑर्डर दिए। इसलिए रेलवे के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ ही हमारे जो कोहिर के लोगों ने उसके लिए कंटिन्यू परसुएशन करके उसके काम करने के लिए जो कोशिश की रही, उसके लिए भी उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं ऑनलाइन टिकट सेंटर के बारे में कोहिर के लोगों का डिमांड है, डेफिनेटली कंसर्न ऑफिसर से मिलकर वहाँ पे ऑनलाइन टिकट सेंटर चालू करने के लिए कोशिश करेंगे। ये जो भी काम होते तो हमारे फरीदुद्दीन साहब, हमारे एमएलए माणिकराव साहब का भी बार बार उसके परसुएशन रहता, उनको फॉलोअप रहता, वो भी ये काम के लिए हमेशा बताते रहते। डेफिनेटली हम सब मिलकर वो काउंटर के बारे में मैं पर्सनली देखूँगा और हमारे फरीद साहब को बोल के जीएम से बात करा के जल्द से होने के लिए कोशिश करूँगा। हीरा ग्रुप के बानी व सीईओ नौहिरा शेख के हालात जिंदगी पर तहरीर करदा किताब का रस्म इजरा अमल में आया। दिल्ली के सहाफ़ी मतीउर रहमान ने नौहिरा शेख पर किताब तहरीर की है। ये किताब 800 सफ़हात पर मुश्तमिल है। नौहिरा शेख के हाथों हैदराबाद में किताब का रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसलमान औरत शरई दायरे में रहकर कामयाबी के साथ तिजारत कर सकती है। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलने में उन्हें देर हुई है।
जज्बा शाहीन के नाम से, जो मेरी ज़िंदगी में ही मेरे नाम पर एक किताब लिखी गई। कई जगह पर ऐसे होता है कि जब ज़िंदगी ख़त्म होती है उसके बाद उनके बारे में किताब लिखी जाती है, मगर मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब लिखी गई और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि ये किताब हर लड़की के लिए एक हिम्मत अफजाई का सबब बन जाए, एक हिदायत का ज़रिया बन जाए, अल्लाह से क़रीब होने का एक ज़रिया बन जाए, अल्लाह से मोहब्बत करने का एक ज़रिया बन जाए। उसके साथ साथ दुनियावी चीज़ों में कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और यह सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। एक बार फिर से आपको बताता हूं, नंबर है 7977773753। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आंध्र प्रदेश की खबरें।